हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं जो है डे 11 यानी जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आपके सामने है। आप जानते हैं कि जीआईसी अल्टीग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है उसका मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूँ, जो कि आपको पर डे शाम को 6 बजे के आसपास तक हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाती है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाएँ जो भी हुई हैं उन्हीं से संबंधित उन्हीं के क्वेश्चन का कलेक्शन बना करके, यानी जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पर रख करके कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं वो सारा जो है संकलन करके यहाँ पर आप देखें सारे सब्जेक्ट को मैं समाहित करके मैथ सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी पूरा जो है स्मार्ट तरीके से एक प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ जिसको आप सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि चूँकि आपके जीआईसी में चाहे वो लेक्चरर हो या अल्टीग्रेड हो, दोनों में जो है जो जीएस का पोर्शन वो काफ़ी ब्रॉड है, जिसको लगभग जो है मतलब कवर करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से इस तरीके से अगर हम करें तो निश्चित तौर पर इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो अगर जो मैं पढ़ाता हूँ उसका अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाया हुआ पूरे आंसर की और डिस्क्रिप्टिव मटेरियल जो जो बोलता हूँ वो सारी चीज़ें आपको लिखित रूप से अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और कांटेक्ट कर लें, मैं वहाँ पर दे दूँगा। क्योंकि इसका एक पेड ग्रुप मैंने बनाया हुआ, उस पेड ग्रुप में एक छोटी सी फीस जो 199 का रखा है उसको पे करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 है, उसका मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। आप इस डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर सकते हैं, सार सकते हैं, यानी कम समय में आपको एक बेहतरीन मैटर देने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है, किसका? अब आगे देखो, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित कौन माना जाता है उसको देखना है। अग्नि है, बृहस्पति है, धौष है और इंद्र है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऐसा देवता है जिनको उनका पुरोहित माना जाता है, कौन वैदिक देवताओं का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है बृहस्पति। जी हाँ, वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। और इंद्र को क्या माना जाता है? इंद्र को आंधी तूफान बिजली वर्षा युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव माना जाता है। और धौष देवता आकाश से संबंधित है। वरुण को नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षक के रूप में माना जाता है। और सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। किसको? इंद्र को समर्पित हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो है वैदिक देवताओं के जो पुरोहित हैं वो कौन है? वो है आपके बृहस्पति देवता। जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन गोपाल, दूसरा देवपाल, तीसरा धर्मपाल, चौथा महेंद्रपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है धर्मपाल। जी हाँ, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे वो धर्मपाल साहब थे। धर्मपाल का नाम जो है भारत के महान शासकों में लिया जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियाँ धारण किए थे। ठीक है, इन्होंने पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार की स्थापना किया। ये स्वयं बौद्ध थे और इन्होंने विक्रमशिला तथा प्रसिद्ध बौद्ध बिहारों की स्थापना किया। सोमपुर बिहार की भी इन्होंने ही स्थापना किया था। ये कौन से वंश से आते हैं? पाल वंश से, जो कि 750 में जिसकी स्थापना हुई। ठीक है, और स्थापना किसने किया था? गोपाल जी ने किया था। कौन? पहले संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और धर्मपाल जी गोपाल के पुत्र थे। और धर्मपाल जी 770 से 810 ईस्वी तक शासन किए। ठीक है, और इनके बाद इनका पुत्र देवपाल जो है गद्दी पर बैठता है, जो कि 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित नामों में को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। 4 ऑप्शन है। पहला है चंगेज खान, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है मोहम्मद गोरी, चौथा है तैमूर। तो ये 4 ऑप्शन है भैया, इसमें आपको बताना है कि इनमें जो है कौन पहले आए, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए, लास्ट में कौन आए। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन कूट के रूप में दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सही बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। जी हाँ, बी में यानी सबसे पहले जो है महमूद गजनवी आया, उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी आया, फिर उसके बाद चंगेज खां और लास्ट में तैमूर आया था। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा कालक्रम के भी बारे में आप जान लीजिए। महमूद गजनवी का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में कश्मीर के हिंदू शाही शासक जयपाल साहब के ऊपर किया था इन्होंने। महमूद गजनवी की विजय भी हुई थी इसमें। और उसके बाद ये जो महमूद गजनवी की बात हो गई। अब हम दूसरा मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है। कहाँ पर पहली बार किया था? मुल्तान पर। यहाँ पर जो है उस समय वहाँ का शासक जो है मुस्लिम ही था। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आते हैं चंगेज खां साहब। चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में भारत के सीमस्थ क्षेत्र सिंधु पर आक्रमण किया था, किंतु बाद में वह वापस लौट गया। ठीक है, उसके बाद तैमूर का आक्रमण पत्नोन्मुख यानी तुगलक शासनकाल में 1398 ईस्वी में हुआ। इसका मतलब है कि इसका जो सही कालक्रम है वह महमूद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे
शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो पहला ऑप्शन दारा शिकोह, दूसरा शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है कौन है, दारा शिकोह। जी हाँ, दारा शिकोह जो है, शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? दारा शिकोह ने, ठीक है, जिसे सिर-ए-अकबर नाम से किया था। किसके नाम से किया था? सिर-ए-अकबर के नाम से फारसी उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया दारा शिकोह ने, और नाम क्या रखा? सिर-ए-अकबर, ठीक है। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, यानी एक सहायक संधि किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन उसमें जो है कौन ऐसा शासक था या कौन ऐसा राज्य था जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था? तो 4 ऑप्शन, पहला है हैदराबाद के निज़ाम ने, दूसरा है इंदौर के होलकर राज्य ने, तीसरा है जोधपुर के राजपूत राज्य ने, चौथा है मैसूर के शासक ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2, यानी इंदौर के होलकर राज्य ने, जो अहिल्याबाई होलकर के वंशज ने जो है क्या किया था? सहायक संघ प्रणाली यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, लेकिन इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ध्यान से समझिएगा। और स्वीकार कौन कौन किया था? हैदराबाद ने किया था, मैसूर ने किया था, और तंजौर अवध पेशवा, और जोधपुर सिंधिया, बरार के भोसले, सब ने किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसमें जो सही आंसर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है गोरखपुर। जी हाँ, हमने कल ही ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो ये फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो पहला है द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा है संघीय व्यवस्था, चौथा है प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? बी आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो कि मांटो-मोरेलो सुधार था द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया, ठीक है। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों का प्रावधान था। पहला साधारण निर्वाचन मंडल, दूसरा वर्ग विशेष, तीसरा विशेष निर्वाचक मंडल, ठीक है। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, ठीक है। कालांतर में यह भारत के विभाजन का बाद में यह भारत के विभाजन का कारण बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, ठीक है। तो यहाँ पर है सही आंसर अनुच्छेद 72। जी हाँ, सही आंसर है अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन या विराम करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? 4 ऑप्शन है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, ठीक है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, यानी कहने का मतलब इनमें से एक जो है, ये आंसर जो है डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर सकेगा, यानी नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध यह नहीं है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद के उपबंध हैं कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या जो है में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? मतलब जो है ये बाल श्रम को रोकने से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष के कम बच्चों को कार्य पर यानी कि कोई भी कार्य इस तरीके का नहीं कराया जाएगा जो खतरे से संबंधित हो या फिर मजदूरी, बाल मजदूरी पर निषेध जो है लगाने की बात कही गई। तो इसमें अनुच्छेद 24, 45, 330 और 368। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें जो अनुच्छेद 24 यानी अनुच्छेद 24 है यही सही है, ठीक है। भारत के संविधान में क्या है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से जो कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या जो है खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, इसे बाल श्रम के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से
कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो ध्यान से देखिएगा भैया, यह है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथनिरपेक्ष, स्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। कूट भी दिया है, हालांकि थोड़ा सा यह क्वेश्चन जो है विवादित रहा है, यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब इसमें जो सही आंसर है वो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, तथा एक और शब्द जोड़ा गया था अखंडता, यानी 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, लेकिन इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसीलिए मैंने बनाया, कभी ये पूछा जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, लेकिन अब यहाँ पर कूट में इस चीज़ को सही मिलान नहीं किया गया है, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसमें और दूसरी चीज़ यह है कि ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, मैंने कल ही बताया था, 1976। ठीक है, और जो है आप जानते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है मूल संविधान में ही विद्यमान है। ठीक है, तो इसमें से जो है आप देख लीजिए, ये जो 42वां संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। मारे थे बिल्कुल एकदम संविधान ही चेंज कर दिए थे 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की, तीसरा है संसद की, चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद की। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है संसद की। जी हाँ, संसद की। तो आप देखें ध्यान से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संसद की होती है। ठीक है, CAG राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट, तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और चौथा है राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के महापटल पर रखवाता है और इसके बाद लोक लेखा समिति PAC इसकी जांच करती है और निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। और CAG को लोक सेवा समिति या मित्र व मार्गदर्शक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती? कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी। पहला ऑप्शन है पेन्नार, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा, चौथा वैगेई। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है भैया, वैगेई। ठीक है, सही आंसर वैगेई है। तो वैगेई नदी जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से निकलती। कहाँ से? वर्षानद पहाड़ी से। और कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। ठीक है, तो यह नदी मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रभावित होते हुए मंडपन के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है और मदुरई शहर जो है इसी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक जो है लंबाई पाई जाती है? 4 ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, देखो भैया, जो 4 ऑप्शन है इसमें ध्यान से समझिएगा, 4 ऑप्शन है, उन्हीं में से चूज करना है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिया भी रहता है, तो थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर चूँकि जो ऑप्शन दिया उन ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश सही है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया? 2000 में पूछा गया था और जो इसकी व्याख्या की गई है वह 2021 में की गई है। तो 21 के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्योंकि महाराष्ट्र इस विकल्प में नहीं है तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, कहीं कहीं पर दूसरे नंबर पर राजस्थान को भी रखा गया है। तो हालांकि इसमें जो ऑप्शन सही बताया गया है वो उत्तर प्रदेश बताया गया है और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। पहला ऑप्शन है नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ, बोत्सवाना के साथ। तो ये जाम्बिया जो है ये अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा देश इससे सटा नहीं है, यही बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है बोत्सवाना के साथ। किसके साथ? बोत्सवाना के साथ, यानी वो जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना के साथ उभयनिष्ठ यानी सटा हुआ नहीं है। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है जिसकी राजधानी लुसाका है। क्या है? लुसाका। ठीक है, ये वर्ल्ड भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुसाका। और इसकी जो उत्तर की सीमा है वो कांगो से मिलती है, उत्तर पूर्व में तंजानिया है, पूर्व में मलावी है, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक है और दक्षिण में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नमाबिया है। लेकिन जो है इसकी सीमा जो है जिम्बाब्वे से मिलती है, बोत्सवाना से नहीं। पश्चिम में अंगोला
ठीक है, जाम्बिया और बोत्सवाना के मध्य जो है जाम्बेजी नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज विश्व में जाना जाता है किसे? ठीक है, थोड़ा सा मिसस्पेल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है आपको बताना, तिलहन उत्पादन के लिए, सुनहले ऊन उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन उत्खनन के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है अफीम उत्पादन के लिए। जी हाँ, आप थोड़ा सा जानिएगा। स्वर्णिम त्रिभुज जो है गोल्डन ट्रेंगल जिसे बोला जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र 3 देशों में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है उस पर लगा लीजिए अफीम के लिए। ठीक है भैया, अफीम से बहुत पैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो चार ऑप्शन है। प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, वह है ग्लोबल वार्मिंग या यहाँ वैश्विक उष्मन। ठीक है, तो वैश्विक उष्मन से सागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, प्रवालों के जो मुख्य भोजन हरे रंग के जो शैवाल होते हैं उनका रंग बदल जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस स्थिति में जो प्रवाल होते हैं वो प्रवाल विरंजन, इसी स्थिति को प्रवाल विरंजन कहलाता है। ठीक है, प्रवाल इसके बदले हुए शैवाल को ग्रहण नहीं करते हैं और मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है और इसका मुख्य प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला? हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा। कहाँ पर? हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब उसका द्रव्यमान बदल जाएगा या उसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा भैया, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों में अपरिवर्तित रहेंगे और इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, यानी इसका जो सही आंसर है वह डी है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जो हमारा भार है अगर 60 kg है तो वहाँ पर जाकर के 10 kg हो जाता है, यानी 1/6। चूँकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की वजह से चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? ठीक है, पहला है पीतल में, दूसरा है कांसा में, तीसरा है जर्मन सिल्वर में, चौथा है गन मेटल में। इसका जो सही आंसर है वह है डी, यानी गन मेटल में। जी हाँ, आप जानते हैं कि पीतल जो है पीतल में लगभग 70% तांबा और शेष जो है जस्ता होता है। कांसा में लगभग 60% तांबा तथा 10% टिन होता है और जर्मन सिल्वर में 60% तांबा और सब शेष जो है जस्ता और निकेल होता है। गन मेटल में लगभग 88% तांबा और 2% जस्ता और यह जो है 8% टिन होता है। यानी सबसे अधिक तांबे की मात्रा गन मेटल होती है, यानी सबसे अधिक जो है तांबे की मात्रा जो है किसमें होती है? गन मेटल में होती है। आगे बढ़ते हैं, जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? तो इसमें है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हिस्टामीन, मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोक्साइड। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है हिस्टामीन सही ऑप्शन है। ठीक है, जो है आप जानते हैं यह पित्तनाशक नहीं है। हिस्टामीन मुख्यतः आँखों, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा का पाचन मार्ग पर कार्य करता है। यह एंटी एलर्जिक क्या है? एंटी एलर्जिक होता है। ठीक है, पित्तनाशक के रूप में जो पदार्थ यूज होते हैं वो कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है हिस्टामीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है किस चीज़ की? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है जल की। तो सही आंसर है यहाँ पर नाइट्रोजन की। क्या आंसर सही है? नाइट्रोजन की। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो मिट्टी में जब उगते हैं वो ऐसी मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं। ठीक है, इस कार्य के लिए इन्हें विशेष अनुकूलन संरचनाएं विकसित होती हैं। ठीक है, ये पौधे आंशिक रूप से विविध पोषी होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए जो है जीवों कीट पतंगों को खा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बी फेमस, हार्ली, परम और क्रीपर। तो इसका सही आंसर है क्रीपर। जी हाँ, सही आंसर है क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्रीपर। इसे 1971 में बॉब थॉमस ने जो है अपने
एक प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल में इसका प्रयोग करके बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिन मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूनतम समर्थक मूल्य, खरीद मूल्य, जारी मूल्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ, तो जानते हैं किसानों की उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और फसलों के दाम स्थिर रखने के लिए सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो एक आयोग है हमारा CACP की अनुशंसा पर विभिन्न फसलों का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी करती है, MSP करती है, जिससे MSP पर सरकार भारतीय खाद्य नियम यानी FCI और राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज को खरीद करती है। ठीक है, और इससे बफर स्टॉक का निर्माण होता है, जिसे को आज देख रहे हैं 5 किलो जो अनाज बेचा जा रहा, बांटा जा रहा, वो यही है। ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए नरसिंघम समिति की प्रथम रिपोर्ट निम्न वर्ष में प्रस्तुत की गई थी। कौन से वर्ष में? तो 1991, 92, 93 और 94। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1991 में। जून 1991 में वित्तीय प्रणाली की समीक्षा और बैंकिंग सुधार हेतु M नरसिंघम की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया था। ठीक है, समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1991 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सिफारिशें क्या थी? बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ब्याज दरों का उदारीकरण, ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात लागू करना। और दूसरी जो नरसिंघम समिति आई थी वह 1998 में गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। वो कौन कौन कहाँ से हैं, उसमें कौन कौन जिले आते हैं? तो आगरा, कानपुर और नोएडा में, आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा में, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में, और मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है D यानी चौथा ऑप्शन। तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या होती है? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 1998 के अंतर्गत राज्य में विशेष जो आर्थिक क्षेत्रों के का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या था? पहला ऑप्शन है 97, 39, 94 और 101। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? आपका 101। जी हाँ, तो वैश्विक भूख सूचकांक के 2021 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101वां रहा है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्यूंगर हिल्फ जो है द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। तो इसमें आपको सही आंसर है भिंडी। जी हाँ, काशी लालिमा जो एक प्रकार की भिंडी की प्रजाति है, इसकी और प्रजाति होती हैं जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, अर्का, अनामिका। आप थोड़ा सा जो है गाजर की जो कुछ प्रजातियाँ उनके बारे में जान लीजिए। पूसा रुधिरा और पूसा आसिता, पूसा वृष्टि, ये गाजर की है। ठीक है, प्रजाति है। और प्याज अर्का प्रगति, अर्का निकेतन। टमाटर का पूसा शीतल, अर्का विकास, अर्का सौरभ, सोनाली, ये सब जो है किसके हैं? टमाटर की प्रजातियां हैं। तो थोड़ा सा जानना चाहिए इसको, क्योंकि कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग PDF को ज़रूर जो है पढ़ें। ठीक है, और लिखने में बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद ना करें। समय बहुत कीमती है, अगर समय का सही इस्तेमाल कर लेंगे नौकरी आपके हाथ में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 17.6%, 19.5%, 21%, 22%। तो 17.6, 19.5, 21% या 22%। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला A यानी 17.6%। यानी भारत में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो 17.6% थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है किशनपुर, दूसरा है कतरनिया घाट, तीसरा है रायपुर, चौथा है चंबल। तो इसका जो सही आंसर है कतरनिया घाट। जी हाँ, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है, जो अन्य स्थापना है जैसे किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके स्थापना 1972 में किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में किया गया है।
और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में किया गया। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, ये अगर कभी आ जाए तो इस तरीके से है। ठीक है, 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन जीवन विहार घोषित कर दिया। ठीक है, यह अभयारण्य कहाँ पर है? बहराइच जिले में है और नेपाल सीमा के बिल्कुल समीप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर भैया। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर भैया आप देखिए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वह है इलाहाबाद। हाँ जी हाँ, हमारा खुद का इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत सारे साथियों ने यहाँ पढ़ा होगा। तो इसकी स्थापना वर्ष आप जानते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। 1887 में इसको स्थापित किया गया था और 2005 में यानी 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अन्य जो विश्वविद्यालय हैं जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये 1916 यानी 1916 में इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय साहब थे और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। ठीक है, तो यहाँ पर लखनऊ 1921 में और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में है ये 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बाकी के जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनको देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। फिलहाल जो है बाकी अगर कोई सवाल हो कमेंट करिएगा। आप अगर चाहिए तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF लीजिए और आराम से रिवीजन करिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।